हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का चैप्टर 1, 12th के भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। अब चैप्टर फर्स्ट को शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात हो जाए कि भौतिक विज्ञान है क्या। एक्चुअली भौतिक विज्ञान किताब की भाषा में कहूँ तो वो विज्ञान का ही एक पार्ट है, यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले जानने वाली बात ये हुई हमारे लिए कि एक्चुअल में विज्ञान होता क्या है। अगर मैं अपने लफ्जों में कहूं कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान होता है किसी भी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के विषय में विशेष ज्ञान को। अगर हमें किसी वस्तु के, किसी घटना या वस्तु के विषय में कोई विशेष ज्ञान है, कुछ दूसरों से ज्यादा पता है, उसी का नाम विज्ञान है। जैसा पता तो सबको था कि अगर वस्तु को छोड़ते हैं तो जमीन पर गिरती है, पता तो सबको था कि अगर जब सेब टूटता है तो जमीन पर आकर गिरता है, ऊपर को नहीं जाता। पता तो सबको है कि जब हम गर्म करते हैं पानी को तो भाप ढक्कन को उड़ा देती है। ये बात पता तो सबको है, लेकिन इस बात का जो निचोड़ निकाला, इससे जो प्रयोग करे वो जेम्स वाट ने करे। तो जेम्स वाट को इस घटना के बारे में विशेष ज्ञान था, उसी से जन्म हुआ विज्ञान का। सेब, एप्पल पेड़ से टूटकर नीचे की ओर गिरता है, सबको पता था, लेकिन न्यूटन ने इस बारे में पढ़ाई करी, न्यूटन ने इस बारे में विशेष ज्ञान अर्जित करा, इसलिए वो बना आगे चलकर विज्ञान। तो मुद्दा है कि विज्ञान है क्या। विज्ञान किसी भी वस्तु, किसी भी घटना के बारे में विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगर हम किताबी भाषा की बात करें तो किताब के तौर पर अगर हम बुक के हिसाब से परिभाषा लिखें तो ये हो सकती है कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा संगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बात समझने का प्रयास करो। किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा संगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ये है, यानी मान लो हमारे पास कोई घटना घटी, हमारे सामने कोई घटना घटी, हमने उस घटना को ऑब्जर्व किया और घटना को ऑब्जर्व करने के बाद हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल करे और उसकी खोज करी कि ऐसा हो क्यों रहा था, उसके रीजन को जानने का प्रयास करा, तो वाकई चलकर क्या बना, विज्ञान बना। आज हम किसकी बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान की। किसकी बात करने जा रहे हैं? भौतिक विज्ञान की। तो एक्चुअल में भौतिक विज्ञान है क्या, एक बार सब बच्चे सुने हैं। अभी मैं मार्कर से बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ, तुम लोग पेन से कॉपी पर लिखते हो, ये सब विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? भौतिक विज्ञान। हवाओं का चलना, तारों का टिमटिमाना, बरसात का होना, तूफानों का आना, पहियों का घूमना, पहियों का सड़क पर घिसना, पेन का कॉपी पर चलना, दिन और रात का होना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, ये दिन रात का होना, आवाज का कम ज्यादा होना, सुर और ताल का लगना, मोबाइल का बनना, ये सब चीज विज्ञान है। और वो कौन सा विज्ञान है? इसी का नाम है भौतिक विज्ञान। यानी नेचुरल तरीके से हमारे सराउंडिंग में, हमारे चारों ओर, हमारे परिवेश में जहां हम रहते हैं, वहां जो भी घटना प्राकृतिक तौर पर हो रही है, उसी का नाम भौतिक विज्ञान है। कुछ भी तुम उठा लो, कोई भी घटना, तूफान आए, चक्रवात आए, या फिर यूं कहे कि भूकंप आता है या बाढ़ आई है, इन सब का संबंध भौतिक विज्ञान से होता है। हम पेन से जब कॉपी पे लिखते हैं तो घर्षण के कारण हम लिख पाते हैं, घर्षण ना हो तो फिर हम पेन से कॉपी पे नहीं लिख सकते हैं। ये सब किसका पार्ट है? ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है। आकाश में इंद्रधनुष का बनना, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को देख पाना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, बहुत दूर की वस्तु को आसानी से देख लेना दूरदर्शी के माध्यम से, किसी व्यक्ति की दृष्टि कमजोर होने पर उसको चश्मे का पहना देना अर्थात लेंसों का प्रयोग करना, ये सब भौतिक विज्ञान है। ये सब क्या है? भौतिक विज्ञान। पहले हम जो प्रयोग करते थे मोबाइल वगैरह का या टेलीफोन वगैरह का, बहुत बड़ा इक्विपमेंट्स होता था, आज हमने उसको शॉर्ट कर दिया, हाथ में लेके आगे, ये सब क्या है? ये सब भौतिक विज्ञान है। तो काफी इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन इस इंटरेस्टिंग विषय के पीछे बस एक राज निकल के आता है कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। हमारे चारों ओर जो भी प्राकृतिक तरीके से होता है, हमारे चारों ओर जो भी प्राकृतिक तरीके से होता है, नेचुरली तरीके से होता है, उसको साइंटिफिक रूप से पढ़ना भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल लेके बता भी रहा था कि सेब जो है, सेब यानी एप्पल पेड़ से गिरा और एप्पल पेड़ से गिरा तो सीधा गिरा। सीधा कहां गिरा? न्यूटन के सर पर गिरा, ऐसा हमारी मान्यताएं कहती है।
ये गिरा कि नहीं गिरा वो बात की बात है, लेकिन न्यूटन के सर पर गिरा तो ये गिरता तो पहले भी होगा, ये तिरछा भी गिर सकता था, इधर को भी गिर सकता था, ऊपर को भी जा सकता था। तो न्यूटन ने क्या करा, इस गिरने के बारे में साइंटिफिक स्टडी की। कैसी पढ़ाई की? वैज्ञानिक पढ़ाई की। और वैज्ञानिक पढ़ाई करने के बाद कुछ सिद्धांत दिए, कुछ सूत्र दिए, कुछ थ्योरी दी, उसी का नाम है भौतिक विज्ञान। यानी जब हमारे परिवेश में हमारे चारों ओर कोई घटना घटती है, नेचुरल तरीके से कोई घटना घटती है, प्राकृतिक रूप से जब कोई घटना घटती है, उस घटना की पढ़ाई जब हम साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसी का नाम होता है भौतिक विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान है कि हमारे प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। क्या है भौतिक विज्ञान? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा, यानी ये विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक या प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन को ध्यान रखना दोस्तों। देखते तो सब है कि इंद्रधनुष बनता है, आकाश में रेनबो दिखाई देता है, आकाश में 7 रंग दिखाई देते हैं बारिश के मौसम के दौरान, लेकिन देखते तो सभी हैं, लेकिन जो उसकी साइंटिफिक स्टडी करता है, उसको वैज्ञानिक तौर से समझता है, उसी को कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्लियरिटी आ गई ना? तो अब हमने बात करी किसकी, कि विज्ञान क्या होता है, और बात करी कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान में प्राकृतिक घटना जैसे इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, तुमने सुना होगा हीरे का चमकना, दिन रात का होना, ये सब क्या है? सब नेचुरल घटना है। चक्रवात का आना, तूफानों का आना, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक घटनाएं नेचुरल तरीके से हमारे चारों ओर होती है, और इस घटना की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसी का नाम होता है भौतिक विज्ञान। एक्चुअली हम 12th की फिजिक्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, और 12th की फिजिक्स हम जब स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिजिक्स तो बहुत बड़ी है, इतनी सारी घटनाएं हमारे चारों ओर दिन रात होती है, हम उनमें से सबको नहीं पढ़ेंगे, उसमें से कुछ घटनाओं को पढ़ेंगे। और जब उस पूरी फिजिक्स में से, यानी हमारे चारों ओर होने वाली इतनी तमाम घटनाओं में से कुछ घटनाओं को निकालकर हमने 12th का सिलेबस डिजाइन किया है। 12th क्लास का जो सिलेबस है उसको हमने डिजाइन करा है। एक बार दोबारा सुनो, हमने कहा भौतिक विज्ञान यार प्राकृतिक घटना, कौन सी प्राकृतिक घटना जो हमारे चारों तरफ दिन रात होती है, उन सबको एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, उसमें से कुछ विशेष घटना को निकाला और 12th का सिलेबस बना दिया। उसमें जो पहली घटना है या पहली जो चीज हमें पढ़नी है, वो पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है भाई? इसको हम हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी। ये हमारी पहली इकाई है, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है। किसकी फर्स्ट यूनिट है? ये एनसीईआरटी बुक की जो है फर्स्ट यूनिट है। हमें जो 12th की फिजिक्स पढ़नी है वो एनसीईआरटी से पढ़नी है, एनसीईआरटी के पैटर्न के अनुसार पढ़नी है। और एनसीईआरटी का पैटर्न ये कहता है कि जो पहली यूनिट है उस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। यूनिट क्या होती है? यूनिट 3-4 चैप्टरों का एक कॉम्बिनेशन होता है। उसमें क्या रखते हैं? ऐसे चैप्टरों को एक साथ रखते हैं जिसमें सेम बात होनी, किसी एक मुद्दे के बारे में बात होनी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी यूनिट है जिसमें हमें 2-3 चैप्टरों को पढ़ना है, लेकिन उन चैप्टरों में खास बात क्या है कि वे चैप्टर के अंदर एक ही मुद्दे पर बात होनी है। उस मुद्दे को मैं तुम्हें बताकर चल रहा, आवेश के बारे में बात होनी। किसके बारे में बात होनी है? आवेश के। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। एक्चुअल में स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम पढ़ते क्या है, तो एक बार सब बच्चे सुनेंगे ध्यानपूर्वक कि स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है। हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर आवेश है, और ये आवेश स्टैटिक कंडीशन में है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर अवस्था में। यानी आज हम इस यूनिट के अंदर जो पढ़ेंगे या अगले 2-3 वीडियो में जो पढ़ेंगे, वो केवल ये पढ़ेंगे कि इस वस्तु के ऊपर आवेश रुका हुआ है
तो ये रुका हुआ आवेश क्या करता होगा, इस रुके हुए आवेश के इफेक्ट क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, यानी इसकी मेरिट क्या है, इसकी डिमेरिट क्या है, यानी हमारे लिए किस तरह फायदे बंद है, किस तरह नुकसान का है, और हम इससे क्या क्या फायदे अपने लिए उठा सकते हैं। यानी हमें किस वस्तु का अध्ययन करना है, इस यूनिट के अंदर हमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करना है जिसके ऊपर आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। स्थिर अवस्था में मतलब रुका हुआ रहता है। तो क्या डेफिनेशन हुई, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। तो ये है हमारी डेफिनेशन। क्या कहा मैंने, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। कैसी का भाई, जिन पर आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। ये हमारी यूनिट की डेफिनेशन है। क्योंकि जब हम किसी इकाई को पढ़ना चाहते हैं तो एक्चुअल में हमें स्टार्टिंग में यही पता होना चाहिए कि वास्तव में हम उसके अंदर पढ़ेंगे क्या। तो हम क्या पढ़ेंगे, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जिन पर आवेश रुकी हुई अवस्था में रहता है। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक है हमारा घर्षण विद्युत। सब बच्चे यहां से हमारे चैप्टर का जन्म होगा, घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत है क्या, तो घर्षण विद्युत है क्या, इसको समझने के लिए एक थोड़ी सी कहानी सुनेंगे सब बच्चे कि हुआ क्या था। ईसा से 600 वर्ष पहले की बात। बड़े रिलैक्स माइंड से 2 मिनट की कहानी सुनो तो तुम खुद समझ जाओगे कि घर्षण विद्युत है। ईसा से 600 वर्ष पहले की बात है। एक दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स। ईसा से 600 वर्ष पूर्व एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने क्या पाया, थेल्स ने ये पाया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊनी वस्त्रों से रगड़ते हैं। दोबारा सुनो, ईसा से 600 वर्ष पूर्व दार्शनिक थेल्स ने पाया कि जब अंबर को ऊनी वस्त्रों से रगड़ते हैं, जब अंबर नामक पदार्थ को ऊनी वस्त्रों से रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद अंबर के अंदर आकर्षण का गुण पैदा हो जाता है। अंबर के अंदर आकर्षण का गुण पैदा हो जाता है, अर्थात अंबर हड़की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है। अंबर नाम का वो पदार्थ हड़की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है। हड़की वस्तु जैसे धूल मिट्टी के कण, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, फूल पत्तियां, इनको अपनी ओर खींचने लगता है। एक बार दोबारा सुनो, घर्षण विद्युत के पीछे राज क्या है, मतलब एक स्टोरी क्या है, या फिर कहां से इसका जन्म हुआ। ईसा से 600 वर्ष पूर्व एक दार्शनिक हुए जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने ऐसा पाया कि जब अंबर को किससे रगड़ते हैं, ऊनी वस्त्रों से रगड़ते हैं। जब अंबर को ऊनी वस्त्रों से रगड़ते हैं तो अंबर के अंदर हड़की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। हड़की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये बात किसने बताई, ये दार्शनिक ने बताई। किसको बताई, पूरी दुनिया को बताई, वैज्ञानिकों को बताई, सबको बताई कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मैं अंबर को ऊनी वस्त्रों से रगड़ता हूं तो अंबर के अंदर आकर्षण का गुण पैदा हो जाता है। जब मैं इसको ऊनी वस्त्रों से नहीं रगड़ता तो अंबर के अंदर किसी प्रकार का आकर्षण का गुण पैदा नहीं होता। आकर्षण का गुण का मतलब होता है किसी को अपनी ओर खींचना, अट्रैक्ट करना। तो ये धूल मिट्टी के कणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। कौन, अंबर। कब, जब इसको ऊनी वस्त्रों से रगड़ते हैं। ये बात दबी रही और 2000 वर्षों तक इस पर किसी प्रकार का वैज्ञानिकों ने कोई काम नहीं किया और ये बात ही बनकर रहेगी। इससे कुछ खास इफेक्ट निकल के नहीं आया, यानी कुछ मेन नई बात निकल के नहीं आई, यानी कोई प्रयोग नहीं हुआ। 1600 ईस्वी के आसपास दोबारा से फिर किसी वैज्ञानिक ने ऐसा देखा कि जो बात दार्शनिक ने बताई थी, दार्शनिक थेल्स ने जो बताया था कि जब अंबर को ऊनी वस्त्रों से रगड़ते हैं
तो अंबर के अंदर आकर्षण का गुण पैदा होता है। जब अंबर को उन्हीं वस्त्रों से रगड़ते हैं तो अंबर के अंदर आकर्षण का गुण पैदा होता है। तो वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि केवल अंबर को उन्हीं वस्त्रों से रगड़ने से ऐसा नहीं होता कि अंबर को उन्हीं वस्त्रों से रगड़ेंगे तभी ऐसा होता है, और किसी चीज को भी किसी दूसरी वस्तु से रगड़ने के बाद ऐसा होता है। तो उन्होंने ऐसा पाया कि जब कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच के अंदर भी आकर्षण का गुण पैदा हो जाता है। जब इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो यार इबोनाइट की छड़ में भी आकर्षण का गुण पैदा हो जाता है। तो यहां से इस बात का जन्म हुआ कि यहां रगड़ने से एक विशेष प्रकार का गुण पैदा होता है। रगड़ने से एक विशेष प्रकार का गुण पैदा होता है। रगड़ना मतलब घर्षण से एक विशेष प्रकार का गुण पैदा होता है। उस गुण का नाम है आकर्षण का गुण। कैसा गुण भाई? आकर्षण का गुण। इस आकर्षण के गुण के कारण ये करते क्या है, हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। आकर्षण के इस गुण को एक नया नाम दिया गया, उस नाम को कहते हैं विद्युत या फिर आवेश कहते हैं। आकर्षण के इस गुण को क्या कहते हैं? आवेश। एक बार सब बच्चे सुनाएंगे। जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, इस बात को याद करेंगे। हम किसको? कांच को रेशम से रगड़ते हैं। इबोनाइट की छड़ को, किसको? इबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ते हैं? बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। तो कांच के अंदर भी और इबोनाइट के अंदर भी आकर्षण का गुण पैदा होता है। आकर्षण का गुण पैदा होता है। इस आकर्षण के गुण के कारण ये करते क्या है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। आकर्षण के इस गुण का नाम हमने क्या रख दिया? आवेश। आकर्षण के इस गुण का नाम हमने क्या रख दिया? आवेश या फिर विद्युत हमने इसका नाम, क्योंकि यह आवेश रगड़ने के कारण पैदा होता है, इसलिए हम इस घटना को घर्षण विद्युत कहते हैं। एक बार सब बच्चे सुनेंगे, उसके बाद मैं लिखवाता हूं। जब कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद उनके अंदर एक विशेष आकर्षण का गुण पैदा हो जाता है। इस आकर्षण के गुण के कारण वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगते हैं। आकर्षण के इस गुण को तो आवेश कहते हैं, और क्योंकि यह आवेश रगड़ने से पैदा होता है, इसलिए इस घटना को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। तो एक बार लिखते हैं, लिखते ही याद हो जाएगा। सुनेंगे सब बच्चे। जब कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद उन पदार्थों के अंदर एक विशेष आकर्षण का गुण पैदा होता है। आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस आकर्षण के गुण से वे करते क्या है, जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं जैसे धूल मिट्टी के कण, कागज के टुकड़े इत्यादि को अपनी ओर खींचने लगे। जब कुछ पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद उनके अंदर एक विशेष आकर्षण का गुण पैदा हो जाता है। इसके कारण वे हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचने लगते हैं। आकर्षण के इस गुण को हम आवेश कहते हैं, आवेश या विद्युत कहते हैं। क्योंकि यह आवेश रगड़ने से पैदा हुआ है। रगड़ने से मतलब होता है घर्षण से पैदा हुआ है। अतः इस घटना को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। क्या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, फिर हमने कहा विज्ञान किसे कहते हैं, फिर हमने बताया कि पहली यूनिट कौन सी पढ़नी है, स्थिर वैद्युत विधि। उसमें हमने जो पहला टॉपिक पढ़ना था वो घर्षण विद्युत पढ़ना था। एक बार इसको नोट करेंगे सब बच्चे।
अभी तक हमने जो जाना इस चैप्टर के विषय में वो दो मोटी बात जानी। क्या जाना भाई? हमने जाना, मान लो कांच है हमारे पास और कांच की जो छड़ है, इस छड़ को अगर आप रेशम से रगड़ दोगे, रेशम के साथ रगड़ दोगे, तो इस कांच की छड़ के अंदर आवेश आ जाता है। क्या जाता है? आवेश। दूसरा हमने जाना कि जब इबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से, तो यार इबोनाइट की छड़ में भी आवेश आ जाता है। क्लियरिटी आ गई यहाँ तक? एक बार सब बच्चे बात सुनेंगे, एक आवेश की डेफिनेट परिभाषा क्या होनी चाहिए, यानी अब हम तुम्हें बताते हैं एक्चुअल में आवेश की डेफिनेशन क्या है। अगर तुम्हारे से कोई पूछने लगे कि आवेश की डेफिनेशन बताओ, तो तुम्हें ये बताना क्या है आवेश की डेफिनेशन। इसको एक बार याद करेंगे। इसमें जो भी मैं टर्म प्रयोग करूंगा इस डेफिनेशन के अंदर, वो थ्रू इस पूरी यूनिट में हम सीखेंगे। हम इस पूरी यूनिट में जानेंगे, पूरी फिजिक्स में जानेंगे। जो भी शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा एक बार सब बच्चे सुनेंगे। होता क्या है, आवेश एक्चुअली किसी द्रव्य का गुण होता है। आवेश क्या होता है? किसी द्रव्य का गुण होता है, जो गुण सबके अंदर नहीं पाया जाता। अभी मैंने तो बताया कांच को रेशम से ही रगड़ना है, कांच को किसी और से नहीं रगड़ना, या रेशम को कांच से रगड़ना है, रेशम को किसी और से नहीं रगड़ना, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो गुण है और किसी के अंदर वो गुण नहीं है। हमने कहा इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ो, ऐसा नहीं है इबोनाइट की छड़ को तुम रेशम से रगड़ के कहो कि सर आवेश नहीं आया। इबोनाइट को विशेष बिल्ली से रगड़ना है। इसका मतलब है किसी द्रव्य का गुण, यानी हर एक द्रव्य में नहीं पाया जाता, वो किसी किसी में पाया जाता है। तो किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, विद्युत के प्रभाव को और चुंबक के प्रभाव को उत्पन्न करता है। किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है और साथ ही साथ इनके होने का आभास भी कराता है। इस गुण वह गुण ही आवेश कहलाता है। वह गुण ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। इस बात को जरा मेमोराइज करेंगे, याद करेंगे। इसमें कुछ चीज पैदा हुई, जैसे विद्युत प्रभाव होता क्या है, जिसको हम विद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। यानी ये दोनों चीज हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है और साथ ही साथ उनके होने का एहसास भी कराता है। मान लो इस जगह पे कहीं विद्युत प्रभाव है, और हम इसके अंदर दो वस्तु को लेकर आए, ए और बी को। अगर हम बी को लेकर आए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही हम ए को लेकर आए तो ए पर क्या लगा, बल का आभास हुआ कि कोई इसको बाहर निकाल रहा है। तो ए ने क्या बताया कि यहाँ कोई ना कोई किसी तरह का कोई प्रभाव है। इस प्रभाव का नाम है विद्युत प्रभाव, जो कि इस ए वस्तु ने बताया। इसका मतलब ए वस्तु कब बता सकती है, जब ए वस्तु पर आवेश हो। यानी सब वस्तुओं के अंदर ये ताकत नहीं है जो ये बता सके कहां पर विद्युत प्रभाव है और कहां पर चुंबकीय प्रभाव है। जब तुमने कभी सुना होगा चुंबक है और चुंबक के पास अगर लोहे को रखते हैं तो चिपक जाता है, लकड़ी को रखते हैं तो नहीं चिपकता। इसका मतलब लोहे के अंदर वे गुण है जो चुंबक के अंदर है, लकड़ी के अंदर नहीं है। यानी लोहा बता सकता है कि यहाँ चुंबकीय प्रभाव है, लोहा बता सकता है चुंबकीय प्रभाव है, लकड़ी नहीं बता सकती कि यहाँ चुंबकीय प्रभाव है या नहीं है। तो हमने कहा कि आवेश की डेफिनेशन ये है। अब यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता है। हमने तुम्हें कहा कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच पर आवेश आ गया। हमने कांच की छड़ को यहाँ पे ऐड कर दिया। ये हमारी कैसी छड़ है? कांच की छड़। ये दूसरा प्रयोग है, यहाँ पर हमने दूसरी कांच की छड़ को लटका दिया। ये दो कांच की छड़ें हमने एक साथ लटकाई। ये पहली कांच की छड़ है, ये दूसरी कांच की छड़ है। पहली कांच की छड़ को भी हमने रेशम से रगड़ा हुआ है और दूसरी कांच की छड़ को भी हमने रेशम से रगड़ा हुआ है। जब हमने एक रेशम के साथ रगड़ी हुई कांच की छड़ों को एक साथ लटकाया तो हमने ऐसा पाया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर दूर हो गई। ये दोनों छड़ें एक दूसरे से दूर हट गई। तो हमें समझ में आया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, ये हमारी कांच की छड़ है जिसको रेशम के साथ रगड़ा हुआ है। ये दूसरा प्रयोग है, ये हमारी इबोनाइट की छड़ है, इबोनाइट की, जिसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा हुआ है।
जब इन दोनों को एक साथ लटकाया तो दोनों दूर दूर ना होकर एक दूसरे के पास पास आ गई, एक दूसरे के चिपक गई। इसका मतलब यहां से एक बात जहन में आएगी, कांच पर जिस तरह का आवेश है, कांच पर जिस तरह का आवेश है उस तरह का आवेश इबोनाइट पर नहीं है, क्योंकि कांच वाड़े को दूर हटाता है, लेकिन कांच वाला इबोनाइट को अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब इबोनाइट पे अलग तरह का आवेश है और कांच पर अलग तरह का आवेश है। इसका मतलब आवेश दो प्रकार के हैं, एक तो वो आवेश है जो कांच के पास है और एक वो आवेश है जो इबोनाइट के पास है। तो आज हम बात करेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक आवेश जो कांच के ऊपर है और एक आवेश जो इबोनाइट के ऊपर है। सब बच्चे ध्यान देंगे, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है, धनावेश कहलाता है। ये हमारी पहली डेफिनेशन है, यानी आवेश का पहला प्रकार क्या हुआ, धनावेश। दूसरा, जब इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जब इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो इबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को, तो इबोनाइट पर उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। तो यहां इन दोनों बातों से एक बात पता लगी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम क्या है, धनावेश, और दूसरे का नाम क्या है, ऋणावेश। एक प्रकार तो धनावेश और एक प्रकार होता है ऋणावेश। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक का नाम धनावेश और एक का नाम ऋणावेश। हमने तुम्हें बताने का प्रयास करा कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान के बाद हमने तुम्हें घटना पढ़ाई घर्षण विद्युत, और घर्षण विद्युत के बाद एक जन्म हुआ आवेश का। फिर हमने आवेश के बारे में थोड़ा और जाना, तो आवेश को पाया कि वो दो प्रकार का होता है। कैसे पता लगा, वो बताया कि दो प्रकार का कैसे होता है, क्योंकि कांच को रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, लेकिन कांच इबोनाइट को अपनी ओर खींचता है। इसका मतलब कांच के पास जिस तरह का आवेश है उससे कुछ हटकर ही इबोनाइट के पास है। तो जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं, जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर जो आवेश पैदा होता है उसी को धनावेश कहते हैं, और जब इबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो इबोनाइट पर जो आवेश पैदा होता है उसे हम ऋणावेश कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि आवेश कितने प्रकार का होता है, घर्षण विद्युत क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो इस बारे में बात करेंगे कि घर्षण विद्युत का कारण क्या है, यानी रगड़ने से ऐसा क्या होगा जिससे उन वस्तुओं के ऊपर आवेश आता है। रगड़ने से पहले वे किसी को आकर्षित नहीं करती थी, लेकिन कांच की छड़ रगड़ने के बाद फिर किसी को आकर्षित करने लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे घर्षण विद्युत के कारण की। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।